चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो आ गया है मॉनसून। जी हाँ, झमाझम बारिश हुई है, सभी के चेहरे देखिए खिले रहे हैं। कुछ लोग भीग के आए हैं, कुछ लोग रुक के आए हैं, क्योंकि मैं रुक के इसलिए आई हूँ कि जैसे ही मैं ऑफिस के लिए निकली थी, सही आपको बताऊं, इतनी तेज हवा और आंधी, क्योंकि बारिश तो हो ही रही थी लेकिन हवा बहुत तेज थी। सीरियसली आई थिंक 60 to 70 किलोमीटर के रफ्तार से लगभग सच बताना आने का मन कर रहा था, रुकने का मन कर रहा होगा ना? है ना? मुझे लगा आप लोग वहां आ जाओ तो चाय पर चर्चा वहीं से कहीं किसी टपरी से हम कर लेते हैं। आपका कैसा रहा? आप लोग तो ऑफिस में रहे होंगे। ऑफिस में थी, मुझे अभी याद है कि मैं खाना ही खा रही थी और इतनी जोर की आंधी तूफान और हर कोई इधर उधर भाग रहा था और मैंने कहा चलो फाइनली, मैं बहुत टाइम से बोल रही थी ना गर्मी है गर्मी है गर्मी है। आप तो कल भी बोल रही थी गर्मी है। गर्मी है, आपको पता है अगले हफ्ते फिर एक बार गर्मी होने वाली है। बट चलिए, ऑल थैंक्स टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कि थोड़े समय के लिए सही लेकिन गर्मी से राहत जरूर मिली है। जी बिल्कुल, राहत तो बहुत मिली है। मतलब इतने टाइम से बहुत ज्यादा भीषण गर्मी हो रही थी, नौतपा चल रहा था, लेकिन ये बारिश जो आई है वो एक रिवॉर्ड के जैसी है हमारे लिए। बहुत अच्छी बारिश आज हुई है और आईएमडी ने जिस तरह से बताया है कि 3 दिनों तक ऐसी बारिश होती रहेगी, उम्मीद है कि लोगों के लिए मौसम बहुत खुशनुमा रहेगा। बिल्कुल, ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए दिल्ली कैसे भीगी है, पूरी दिल्ली नहीं बल्कि दिल्ली के साथ एनसीआर, केरलम में मानसून ने दस्तक दे दी है। बहुत अच्छी खबर है, देर से सही लेकिन मानसून ने वहां पर दस्तक दे दी है। और वहीं दक्षिण के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर धीरे धीरे मानसून आगे बढ़ रहा है, लेकिन प्री मानसून शार्स वहां पर भी शुरू हो चुके हैं। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बिल्कुल, देखिए स्क्रीन तो खिली है, लड़कियों के चेहरे भी खिल गए हैं, मूड भी खिल गए हैं, है ना? ऐसे माहौल में मूड आपका अच्छा हो जाता है। बिल्कुल, आपका ये जो आपने बात कही ना कि बाहर जाके चाय पे चर्चा करते हैं, आई जस्ट वांट टू डू कि चाय पे चर्चा एक बार मौसम में छाते लिए हुए हम खड़े हों और वहां पे करें। लेकिन आई एम श्योर कि चैलेंजेस होंगे। नहीं, हाँ, मैं उसी पे आ रही थी कि खास तौर पर अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें ना, बहुत से लोग जो बाइक से भी ट्रेवल करते हैं उनके लिए आपको याद होगा कि ऐसी तस्वीरें बहुत आती है कि होर्डिंग्स गिर गए, अभी भी आ रही होंगी। तो एक बार दर्शकों को ये कह दें कि अगर इस तरह की कोई स्थिति है तो बारिश का मजा लीजिए। आप थोड़ा रुक सकते हैं, रुक रुक के भी अपने सफर को तय कर सकते हैं, क्योंकि बारिश का मजा वैसे भी लिया जा सकता है। तो भाई गुड न्यूज यही है कि केरलम पहुंच चुका है मॉनसून, लेकिन असर दिल्ली तक नजर आ रहा है। तो आज दिल्ली में दोपहर से ही बारिश हो रही है, दिल्ली में तूफानी बारिश भी हो रही है। हालांकि ये बारिश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हो रही है। इसको हम प्री मानसून शार्स नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में केरल में दस्तक दी है। प्री मानसून शार्स इस वक्त साउथ में देखे जा सकते हैं, यहाँ पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो बारिश ने एटलीस्ट लोगों को गर्मी से राहत दे दी है। बिल्कुल, देखिए गर्मी से राहत थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन मिल गई है। दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो देखिए प्री मॉनसून इसे शार्स नहीं कहा जा सकता है, लेकिन पहले चलिए मॉनसून का स्वागत हम कर लेते हैं। 4 दिन की देरी से मॉनसून ने केरलम में दस्तक दे दी है। वेलकम हो गया मॉनसून का, वहाँ झमाझम बारिश हो रही है। और देखिए जिस तरह से मॉनसून का आगाज हुआ है उसी अंदाज में उसके आगे बढ़ने की भी उम्मीद जताई जा रही है। समझ लीजिए आज से भारत का मेघ मल्हार शुरू हो चुका है। मॉनसून ने दस्तक दे दी है, केरलम में बादलों का कारवां पहुंच चुका है। अब इंतजार इन बादलों के पूरे हिंदुस्तान पर छाने का है। पहले मॉनसून के 25 मई को केरलम में पहुंचने की भविष्यवाणी थी, लेकिन मॉनसून ने दस्तक देने के लिए 4 जून की तारीख चुनी और ऑफिशियली देश में आज से बारिश का मौसम शुरू हो गया है। तपती गर्मी से झुलस रहे हिंदुस्तान के लिए 4 जून एक अच्छी खबर लेकर के आया और वो खबर ये है कि दक्षिण पश्चिम मानसून भारत पहुंच चुका है। उसने केरल में दस्तक दी है। हालांकि 3-4 दिनों की देरी है, लेकिन मौसम का जो आंकड़ा है जिस तरह हम इसे जोड़ते हैं उसमें इस 3-4 दिन की देरी को बहुत ज़्यादा देरी नहीं मानते हैं। अभी मौसम विभाग का कहना है कि वो अपनी दिशा में है और परिस्थितियां इतनी अनुकूल हैं कि वो आगे अब उत्तर तमिलनाडु, कर्नाटक होते हुए पश्चिमी घाट के इलाके में अगले 2 से 3 दिनों में उसकी रफ्तार बढ़ेगी। धीरे धीरे वो महाराष्ट्र, कोंकण और उसी के साथ साथ इसकी दिशा जो है वो आगे उत्तर पूर्व तक जाएगी। जैसे ही बंगाल की खाड़ी पार करने के बाद उत्तर पूर्व भारत की ओर मानसून बढ़ेगा, हिमालय से टकरा करके उसकी दिशा फिर पश्चिम लौटेगी और उसके बाद उसी मानसून का असर
हम गंगा के जो मैदानी इलाके वहाँ देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उसी के साथ साथ आगे मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और उसी के साथ जल्दी मानसून पूरे देश पर छा जाएगा। तो मानसून की रफ्तार अपनी पकड़ चुका है, भारत में उसने दस्तक दे दी है। इसी के साथ जाहिर अगले 2 से 3 दिनों केरल और तमिलनाडु में भारी बारिश हो सकती है और धीरे धीरे जैसे उत्तर में आएगा, अगले 4 से 5 दिनों में ये मानसून महाराष्ट्र, कोंकण होते हुए आगे अपनी रफ्तार पकड़ेगा, उत्तर की ओर आगे बढ़ेगा। तो जहां गर्मी का एहसास अभी हो रहा है, अब दक्षिण में मानसून रफ्तार पकड़ी है, उत्तर में भी थोड़ा इंतजार करना होगा। इस बार मानसून थोड़ा देर से पहुंचा है, लेकिन अभी तक तो यही लग रहा है कि बिल्कुल दुरुस्त पहुंचा है। मौसम विभाग ने पहले ही संकेत दे दिया था कि केरलम और आसपास के क्षेत्रों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं। इसके बाद राज्य के कई हिस्सों में व्यापक बारिश दर्ज की गई। जब मानसून की घोषणा के सारे मानक पूरे हो गए, तो उसके आने का ऐलान भी हो गया। मई महीने में आईएमडी ने अंदाजा लगाया था कि मानसून 25 या 26 मई के आसपास केरल में पहुंच सकता है, लेकिन तमाम वजहों से मानसून की रफ्तार अचानक धीमी पड़ गई। बाद में मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बदलाव किया और 4 जून के आसपास मानसून के केरलम पहुंचने की भविष्यवाणी की गई, जो आखिरकार सही साबित हुई। आपको दिखाती हूँ, हर किसी को इंतजार था। 26 मई की जो है तारीख पहले दी गई थी कि केरल में मॉनसून जो है 26 मई को दस्तक देगा, लेकिन देरी हुई, फिर 1 जून की तारीख आई, लेकिन अब फाइनली जो है 4 जून आज हो चुका है और 4 जून को जो मॉनसून है वो केरल में दस्तक दे चुका है। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कर्नाटका के हिस्से हुए, कोस्टल कर्नाटका जो हो गया, तमिलनाडु का कुछ हिस्सा जो है कवर करते हुए बे ऑफ बंगाल, और इस साइड पर जो है आपको दिखेगा ये जो ब्लू लाइन आप जो देख रहे हैं, ये इस वक्त हमारा ऑनसेट है। ये जो डेट आज की जो है हिट कर गई है, क्योंकि आज से जो मानसूनी बारिश है उसकी शुरुआत हो चुकी है और अब आने वाले 6 से 7 दिन अच्छा मौसम जो है वो रहने की उम्मीद है। अच्छी खासी बारिश जो है वो देखी जाएगी। 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा जो बारिश है वो जो है उसका अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही मैं ये चीज़ भी आपको दिखाऊंगी कि जो लगातार जो मानसून है वो आगे बढ़ते हुए नजर आएगा। तो इसके साथ ही साउथ से शुरू हुआ है, लेकिन धीरे धीरे जो है वो नॉर्थ ईस्ट साइड में भी जो है मानसून जो है वो देखा जाएगा। लेकिन अगर मैं बाकी पूरे आपको देश की मैं स्थिति इस वक्त दिखाना चाहूँ कि किस तरीके से मौसम का हाल है, वो आप इस मैप में देख सकते हैं। ये पूरा आपको ऑरेंज अलर्ट जो है जगह जगह आपको नजर आने वाला है, ऑरेंज या फिर येलो, लेकिन बारिश का अलर्ट जो है देश के अलग अलग राज्यों में इस वक्त आपको नजर आ जाएगा। केरल में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग मानसून की औपचारिक घोषणा के लिए जरूरी स्टैंडर्ड्स की निगरानी कर रहा था। जब ये मानक पूरे हुए तब जाकर मानसून का ऑफिशियली ऐलान किया गया। गुरुवार सुबह भी केरलम के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी है। अल्पुजा, कोट्टायम और एर्नाकुलम जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मानसून के केरलम पहुंचने के बाद अब देश के दूसरे हिस्सों, खासकर उत्तर भारत पर नजरें टिकी हुई हैं, जहां लोग कई सप्ताह से भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं और बादलों के बरसने की आस लगाए बैठे हैं। आमतौर पर मानसून जून के दौरान तेजी से आगे बढ़ता है। ये पहले पश्चिमी तट, फिर पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों को कवर करता है और फिर 15 जून के आसपास मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में पहुंचता है। इसके बाद मानसून पूर्वी और उत्तर भारत की ओर बढ़ता है। दिल्ली की बात की जाए तो आमतौर पर मानसून 27 जून के आसपास पहुंचता है। वहीं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और भारत के अधिकांश हिस्से जून के अंत या फिर जुलाई के पहले सप्ताह तक मानसून की चपेट में आ जाते हैं। केरल में स्वागत के बाद अब मौसम वैज्ञानिक इस बात पर नजर बनाए हुए हैं कि मानसून आगे भी अपनी निर्धारित वक्त से बढ़ता रहे। दिल्ली से आशुतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो वहीं मौसम विभाग ने केरला में मॉनसून की ऑफिशियली एंट्री की जानकारी दी और दिल्ली समेत दूसरे राज्यों में आज हुई प्री मॉनसून बारिश के बाद कब तक मॉनसून दस्तक देगा, इसको लेकर भी पूर्वानुमान दिया है। झुलसाती गर्मी और उमस भरी हवाओं के बीच आखिरकार मॉनसून जो है वो केरल में दस्तक दे चुका है और इसके साथ ही देश के बाकी राज्यों का जो मौसम है वो भी बदलने वाला है। ज्यादा जानकारी के लिए मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार इस वक्त हमारे साथ है। सर, सबसे पहले तो हम केरल से ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से देरी हुई लेकिन आखिरकार मॉनसून वहाँ दस्तक दे चुका है। जी बिल्कुल, आज 4 जून को अगर आप जो फिगर में देखेंगे कि मानसून केरला और कुछ कर्नाटका के हिस्से भी कवर किया है
और इसके अलावा तमिलनाडु के हिस्से आज कवर हुए हैं और थोड़ा बे ऑफ बंगाल की ब्रांच कवर हुई है। तो इसका रीज़न यही है कि कंटिन्यूस अब जो कन्वेक्टिव एक्टिविटी है जहाँ इंक्रीज़ हो गई है, उसका रीज़न क्या है कि जो जहाँ वेस्टर्ली हवाओं की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी बढ़ गई है, 4.5 तक है। लो लेवल में जो विंड्स हैं वो 20-25 नॉट्स हैं। और ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो मानसून है जहाँ उसके कारण वाइड स्प्रेड रेनफॉल एक्टिविटी रहा इस रीजन में, तो हमने मानसून को जहाँ कवर किया है। अगर आप आने वाले दिनों की बात करें तो हमारा अनुमान ये है कि केरला, कोस्टल कर्नाटका, वहाँ पे वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी, आल्सो वेरी हैवी मीन 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल एक्टिविटी ऑलमोस्ट पूरा वीक होती रहेगी। उसके साथ ही ये कोंकण, गोवा, वहाँ भी रेनफॉल एक्टिविटी, हैवी रेनफॉल होने का अनुमान है। तमिलनाडु, देन इंटीरियर कर्नाटका, जहाँ रेनफॉल एक्टिविटी ऑलमोस्ट हैवी रहने का अनुमान है। इसके अलावा भी जहाँ भी जो मानसूनल विंड फेवरेबल हो रही है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी, जैसे भी आज मानसून थोड़ा नॉर्थ बे ऑफ बंगाल तक टच किया जो नॉर्थ पे की लाइन है, और आने वाले 2-3 दिनों में जहाँ भी रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ जाएगी, हैवी वेरी हैवी रेनफॉल होने का अनुमान है। तो हमारा आने वाले दिनों में यही फोरकास्ट है, 2 से 3 दिन जो मानसून है जो इवन इंटायर गोवा और कोंकण के कुछ हिस्से, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से और कवर कर सकता है, कर्नाटक के हिस्से कवर हो सकते हैं, आंध्रा के, तमिलनाडु के जो हिस्से वो और कवर हो जाएंगे, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के कुछ हिस्से कवर होने का अनुमान। लेकिन अभी देखिए, फिलहाल तो देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के शहरों में आज दोपहर अचानक से मौसम बदला, मूड बदला और माहौल बदल गया। सुबह तक जहां तेज धूप थी, उमस थी, गर्मी से लोग परेशान थे, वहीं दोपहर होते होते यही तस्वीरें सामने आई हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। कई इलाकों में दिन के समय ही अंधेरा सा हो गया, फिर शुरू हुआ धूल भरी आंधी का ये दौर। तो दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं दिल्ली में। देखिए किस तरह से तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश हुई। मौसम में आए इस बदलाव से लोगों को गर्मी और उमस से काफी राहत मिली। हालांकि तेज हवाओं की वजह से कुछ जगहों पर ट्रैफिक की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। बता दें कि मौसम विभाग ने आज और कल के लिए गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। और हमारे संवाददाता मनीषा लड्डा हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनीषा, सबसे पहले तो ये बताइए, क्योंकि आप लोगों के लिए खासकर, क्योंकि आप रिपोर्टिंग करते हैं, दिन भर आप बाहर रहते हैं, जब ये तेज आंधी और बारिश आई, एक बार के लिए हमने तो अपनी रफ्तार रोक ली थी क्योंकि तभी हम ऑफिस के लिए निकले थे, आप लोगों ने क्या कुछ फेस किया वहां पर? बिल्कुल श्वेता, हमने बिल्कुल अपनी रफ्तार नहीं रुकी, हम बाहर निकले, वेदर एंजॉय किया, क्योंकि गर्मी भी जब हम जिस तरीके से झेलते हैं तो ये मौसम भी हम मतलब उसको एंजॉय करने का पूरा हक रखते हैं। तो हमने बाहर जाके जो है वेदर बिल्कुल एंजॉय किया। और अगर सीपी की बात करूं, क्योंकि उस वक्त हम सीपी में ही मौजूद थे, तो यहाँ पे हर किसी के चेहरे पे जो है खुशी नजर आ रही थी, क्योंकि भले ही जून के महीने की जो शुरुआत हुई वो कम तापमान के साथ हुई, लेकिन जिस तरीके से उमस बढ़ती जा रही है उसने वाकई में लोगों को परेशान किया हुआ था। और इसकी जो पीछे की वजह है वो ये कि अरब सागर से लगातार जो है हवाएं आ रही है और उसकी वजह से ह्यूमिडिटी सबसे ज्यादा बढ़ गई है। और जब भी मॉइस्चर हवा में ज्यादा हो जाता है तो बारिश की जो स्थिति है, परिस्थितियां हैं, वो भी बननी शुरू हो जाती है। तो उसको ही देखते हुए मौसम विभाग का ये पहले से ही अनुमान था कि आज एक सर्कुलेशन जो है वो पाकिस्तान, नॉर्थ पाकिस्तान के ऊपर जो है बना हुआ है, जिसकी बिल्कुल। मनीषा आपकी आवाज ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। जी मनीषा बताएं। बिल्कुल, तो वहां के लिए पहले से अनुमान था कि ऑरेंज अलर्ट जो है वहां के लिए जारी किया गया था पहले से, कि बारिश, आंधी, तूफान जो है पहाड़ी राज्यों में देखी जाएगी, चाहे जम्मू कश्मीर की बात की जाए, हिमाचल की बात की जाए या उत्तराखंड की बात की जाए। लेकिन उसी के साथ ही उसका असर मैदानी राज्यों पर भी पड़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा होगा धूल भरी आंधी जो है राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में जो है देखी गई थी, उसके बाद से जो है तापमान वहां पर भी थोड़े से कम हुए। लेकिन आज वहां के लिए भी ऑरेंज अलर्ट है, दिल्ली एनसीआर के लिए भी ऑरेंज अलर्ट है। इसी तरीके से मौसम अगले 2 से 3 दिन जो है सुहाना रहने वाला है। ये हम बोल सकते हैं श्वेता कि जो लोग परेशान हो रहे थे गर्मी से, उनको लग रहा था कि राहत नहीं मिलने वाली है, तो अब उस चिलचिलाती गर्मी में अब ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। ये फौरी राहत हम कह सकते हैं मनीषा, लेकिन
आपने आज मौसम विभाग से भी बातचीत की है, मौसम विभाग के डायरेक्टर से भी बातचीत की है। जरा ये बताइए कि जैसे आज केरलम के तट पर 4 दिन देरी से मानसून टकराया है, उत्तर भारत में कब तक पहुंच सकता है और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कितने दिन और राहत देगा? अगर हम पश्चिमी विक्षोभ की बात करें नवजोत, तो अभी ये 2 से 3 दिन जो है दिल्ली एनसीआर के सभी आसपास के जो बाकी राज्य है उनको राहत मिलने वाली है। तापमान में भी जो है थोड़ी कमी जरूर दर्ज होगी, क्योंकि बारिश जो है उसका ऑरेंज अलर्ट जो है मौसम विभाग ने जारी किया है। लेकिन जिस तरीके से आपने बोला कि केरल में मानसून की जो डेट थी सबसे पहले आईएमडी की ओर से दी गई 26 मई कि इस बार मानसून जो है वो पहले से दस्तक जो है वो देने वाला है, लेकिन उसमें देरी जो है वो देखी गई। 1 जून भी हो गया, 1 जून के बाद 4 जून जो है देरी से मतलब जो है मानसून केरल में आया है। तो उसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि थोड़ी देरी शायद यहां पर भी देखिए जो है दिल्ली एनसीआर में जा सकती है, क्योंकि मानसून जो है धीरे धीरे आगे बढ़ने की अब उसकी शुरुआत हो गई है। वो धीरे धीरे जो है नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ हिस्सों को जो है वो जल्द ही अगले 3 से 4 दिन में कवर करेगा। लेकिन बात अगर उत्तर भारत की जाए तो अभी थोड़ा सा समय जरूर जो है वो लगने वाला है। हालांकि एंड जो है इस महीने के अंत तक जो है अनुमान लगाया जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर में मानसून जो है दस्तक दे देगा। लेकिन अभी आज की राहत की मैं बात करूं तो काफी लोगों को राहत मिली है आज की बारिश के बाद से, लेकिन अगले 2 से 3 दिन इसी तरीके से मौसम रहने वाला है। चलिए, यानी गुड न्यूज ये है कि वीकेंड एक बार फिर से सुहावना होने वाला है। शुक्रिया मनीषा पूरी जानकारी के लिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। वैसे अमूमन अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में हर साल 27 जून रहती है तारीख जब मानसून दस्तक देता है, लेकिन इस बार क्योंकि देरी से केरलम में दस्तक दिया है तो उत्तर भारत के लिए हालांकि अभी तक मौसम विभाग कह रहा है कि समय से रफ्तार चलती रहेगी। इस बीच इस वक्त क्योंकि गर्मी से बड़ी राहत मिल रही है पहाड़ों पर और इसीलिए देश भर से बड़ी संख्या में सैलानी वहां रुक कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हर जगह पर अच्छी खासी भीड़ है पर्यटकों की। तो वहीं पहलगाम, बांदीपुरा, कुल्लू, चंबा में सैलानियों से ये इलाके अब गुलजार हैं और यहाँ का कूल मौसम पर्यटकों को खूब भा रहा है। बस ये मानिए कि पहाड़ों पर मौसम में कोई जादू है जो सबके सिर चढ़कर बोल रहा है। मैदानों में गर्मी का मौसम है, पारा हाई है तो तन मन को कूल करने के लिए पहाड़ों की सैर लाजमी है। लिहाजा सैलानी भी निकल पड़े हैं पहाड़ों पर सुहाने मौसम का लुत्फ उठाने। कोई जम्मू कश्मीर जा रहा है तो कोई हिमाचल तो कोई उत्तराखंड। बादलों में लिपटी हुई पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियां, चीड़, देवदार के घने जंगल और कल कल बहती नदी। पहलगाम का जर्रा जर्रा खूबसूरत नजारों से भरा पड़ा है और इन दिलकश नजारों का लुत्फ उठाने के लिए चप्पे चप्पे पर सैलानी पहुंच चुके हैं। टूरिस्टों से मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे आए। काफ़ी सारे पिछली कुछ घटनाएं यहाँ पे हुई थी, उस वजह से काफ़ी लोग सोच में पड़ गए, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया चल रहा है सब। तो अच्छा लग रहा है, हम हर साल आते रहते हैं पहलगाम। इस बार भी आए, अभी पहली बार आए इस साल गर्मियों में, बाद में अभी जून जुलाई बाकी पड़ा आएंगे बीच में। हवा कल आए थे वैसे तो इधर ठंडी ठंडी हवा चल रही है। पहलगाम की फिजा में बह रही ठंडी ठंडी हवाएं और कल कल बहती नदी के ठंडे पानी के बीच सैलानी मैदानों की तपिश को मानो भुला चुके हैं। मन पूरी तरह मानो पहलगाम में रम चुका है। बांदीपुरा का खुशनुमा मौसम भी सैलानियों को खूब लुभा रहा है। पहाड़ों की चोटियां बर्फ से लकदक हैं। बांदीपुरा गुरेज रोड पर करीब 11,500 फीट की ऊंचाई पर राजदान पास पर सैलानी यहां की बर्फीली वादियों का दीदार करने पहुंच रहे हैं और कूल मौसम का मजा ले रहे हैं। बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ बर्फ हो रही है, बारिश भी हो रही है। हमने श्रीनगर में गर्मी देख ली, यहाँ पे ऊपर आके बारिश देख ली, अभी बर्फ हो रही है, तो कम से कम 5 डिग्री तो चल रहा है यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ठंडी है। जून में वी कैन नॉट एक्सपेक्ट सच टाइप ऑफ बर्फबारी हियर अभी, लेकिन वो गर्मी को देखते हुए लोग यहाँ पर आना चाहिए और बहुत अच्छा सुहाना वेदर है, बहुत अच्छी जगह है। ये करीब 14,000 फीट पे जगह है, राजदान ऑन द वे टू गुरेज। और यहाँ पे इस समय जम्मू में जहाँ पे और हर जगह पूरे इंडिया में जहाँ की ट्रेड चल रही है और इस समय आप देखिए कितना ब्यूटीफुल वेदर है। यहाँ पे सबको यहाँ पे आके एक्सपीरियंस करना चाहिए वेदर के बारे में।
हिमाचल का कुल्लू मनाली हिल स्टेशन भी इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। कुल्लू और आसपास के ऊंची पहाड़ी इलाकों में इन दिनों रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, जिसका लोग लुत्फ तो उठा ही रहे हैं। जिप लाइन, पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग जैसे एडवेंचर टूरिज्म को भी भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, मौसम के बाद अब बात उस टनल की जिसके पूरा होने का इंतजार पूरे हिंदुस्तान को है। देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने वाली जोजिला टनल 9 जून को एक बड़े पड़ाव पर पहुंचने जा रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस दिन टनल के ब्रेक थ्रू ब्लास्ट को ट्रिगर करेंगे, जिसके साथ सुरंग की खुदाई का सबसे अहम चरण भी पूरा हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए 13 से 15 किलोमीटर लंबी ये सुरंग जोजिला दर्रे के नीचे लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर बनाई जा रही है। निर्माण पूरा होने के बाद ये दुनिया की सबसे लंबी सिंगल ट्यूब 2 तरफा सड़क सुरंग बन जाएगी। इससे कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच साल भर निर्बाध सड़क संपर्क संभव होगा। परियोजना पूरी होने पर ये क्षेत्र में कनेक्टिविटी, पर्यटन, व्यापार, आर्थिक गतिविधियों को नई गति देगी और हर मौसम में सुरक्षित आवाजाही को सुनिश्चित भी करेगी। अब जोजिला टनल की प्रमुख खूबियां क्या हैं, चलिए हम आपको एक एक करके वो भी समझा देते हैं। टनल की कुल लंबाई की बात की जाए तो 13.15 किलोमीटर है। ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण सड़क सुरंग परियोजना में से एक है। ये सुरंग समुद्र तल से लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर बनाई जा रही है। इतनी ऊंचाई पर बनने वाली ये दुनिया की सबसे बड़ी सुरंगों में से एक है। निर्माण पूरा होने पर ये दुनिया की सबसे लंबी सिंगल ट्यूब 2 तरफा सड़क सुरंग बनेगी। इसमें दोनों दिशाओं का यातायात एक ही ट्यूब के भीतर संचालित होगा। सुरंग जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच साल भर सड़क संपर्क सुनिश्चित करेगी और इससे सर्दियों में भी दोनों क्षेत्रों के बीच आवागमन जारी रहेगा। इस बीच आपको बता दें कि भारी बर्फबारी और खराब मौसम के दौरान भी यातायात प्रभावित यहां नहीं होगा। यात्रियों और सेना को हर मौसम में सुरक्षित मार्ग उपलब्ध होगा। टनल को अत्याधुनिक वेंटिलेशन और सुरक्षा प्रणालियों से लैस किया जा रहा है। इससे यात्रियों की सुरक्षा और आपातकालीन प्रबंधन बेहतर होगा। ये कश्मीर घाटी और कारगिल के बीच यात्रा को अधिक सुरक्षित और तेज बनाएगी। साथ ही क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। श्रीनगर करगिल रोड पर बनने वाली जोजिला टनल लगभग तैयार हो गई है। कुछ ही हफ्तों के भीतर जोजिला टनल को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। जोजिला टनल पूरे लद्दाख क्षेत्र की तस्वीर ही बदल देगा, क्योंकि लद्दाख क्षेत्र सड़क के माध्यम से देश और दुनिया के साथ पूरे साल जुड़ा रहेगा। वरना ये रास्ता कई हफ्तों तक सर्दियों के दौरान बंद हो जाता था और रास्ता भी काफ़ी कठिन था, क्योंकि वरना जोजिला पास के होते हुए गाड़ियों को चलना पड़ता था। लेकिन अब इस टनल के बनने के बाद जोजिला पास जो है या जोजिला दर्रा जो हम कहें, उससे इस सड़क पर चलने वाले लोगों को राहत मिल जाएगी। जोजिला टनल के बनने से न सिर्फ पर्यटन में लद्दाख क्षेत्र में बढ़ावा होगा, बल्कि साथ ही साथ हज़ारों की तादाद में सेना के जवान जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात है, उनके लिए भी ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस टनल के माध्यम से बहुत जल्द न सिर्फ हथियार और साज सामान, बल्कि सब तरह की चीज़ें लद्दाख के कोने कोने तक पहुंच पाएंगी। गुड न्यूज़ टुडे के लिए अशरफ आनी। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देशवासियों से फॉरेन ट्रिप की बजाय स्वदेश घूमने की अपील की, तो जीएनटी भी आप लोगों से अपने आसपास की खूबसूरत, ऐतिहासिक और दूसरी सैर सपाटा करने वाली जगहों की तस्वीरों को शेयर करने की अपील कर रहा है। और हम आपके भेजे गए उन वीडियोस को जीएनटी पर लगातार दिखा रहे हैं। बिल्कुल, तो चलिए आज आपको लिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन कसौली। यहाँ की खूबसूरत वादियाँ यकीनन आपको भी वहां जाने के लिए जरूर खींचेंगी। ये व्लॉग हमारे एक दर्शक ने भेजा है। आज हम आपको लेके आए हैं कसौली के सुंदर वादियों में। हिमाचल प्रदेश का ये एक ऐसा क्षेत्र है जो कि हरियाली, देवदार के पेड़ों, ओक के पेड़ों से सुंदर और शांत वातावरण में स्थित है।
यहाँ के पर्यटक स्थल जैसे चर्च, सनसेट, मंकी पॉइंट, गिलबर्ट ट्रेल, जो मंकी पॉइंट है यहाँ का वो इस क्षेत्र की सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र है और वहाँ का जो नज़ारा है, दृश्य है, वो बहुत ही दर्शनीय है। देश विदेश के यात्री यहाँ पे आते हैं और वहाँ का पूरा दृश्य हम देख सकते हैं। ग्रीनरी, हरियाली, जो कि सबके मन की शांति और विकास, विद्यार्थियों के पढ़ने लिखने के लिए बहुत ही उचित स्थान बताया गया है। और यहाँ पे जो गिलबर्ट ट्रेल है, ये पर्यटक और ट्रैकिंग के लिए बहुत फेमस है। एंड जो सनसेट पॉइंट है वो सूर्यास्त का एक हसीन दृश्य प्रस्तुत करता है। सभी देशवासियों से अपील करती हूँ कि इस स्थल पे आके अपने एंजॉय कीजिए, अपने परिवार के साथ अधिक से अधिक मात्रा में यहाँ पे आएँ। और देश विदेश से घूमने से अच्छा है कि आप अपने प्रदेश, अपने इंडिया, अपने भारत की स्थल को जाने, पहचाने, यहाँ की प्रकृति और संस्कृति से रूबरू हुए। ये जो कसौली है, ये चंडीगढ़ से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसे ही आप चंडीगढ़ से शिमला रोड पे आते हो, कसौली चौक पे, वहाँ से एक लेफ़्ट टर्न आपको लेना होता है। कसौली चौक से आते आते एक सुंदर और एक बोर्डिंग स्कूल है, कसौली इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। वहाँ से ये थोड़ा सा 7 किलोमीटर की दूरी पर है। आप आए और कसौली के इस सुंदर और शांत वातावरण का एंजॉय लीजिए। तो आप भी अपने देश में सैर सपाटा करने अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए। टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प के भागीदार बनिए। बस करना सिर्फ इतना सा है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो उठाइए अपना कैमरा और स्टार्ट कर दीजिए ब्लॉग्स बनाने। फिर हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। हम उसे GNT पर ज़रूर दिखाएंगे। हम अक्सर देखते हैं कि जिन भगवानों की मूर्तियों और तस्वीरों को हम अपने घर में लगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनसे अपनी खुशियों का आशीर्वाद मांगते हैं, ऐसे में वही मूर्तियां और तस्वीरें जब पुरानी और खंडित हो जाती हैं तो उन्हें घर से बाहर सड़क किनारे, पेड़ के नीचे जैसी जगहों पर रख दिया जाता है, जो लोगों की एक अजीब सी ही प्रैक्टिस हो गई है। बिल्कुल ऐसी तस्वीरें आप देखते रहते हैं, लेकिन ऐसे ही हालात को बदलने के लिए एक महिला एक अनोखी लेकिन सराहनीय मुहिम चला रही हैं, जो पिछले कई सालों से आस्था को सम्मान देने के काम में लगी हैं। यानी देवी देवताओं की क्षतिग्रस्त मूर्तियों का कलेक्शन करती हैं, फिर उसका विसर्जन। इनका नाम है प्रीति सिंह। सनातन धर्म में ये मान्यता है कि भगवान की मूर्ति पुरानी हो सकती है, कोई प्रतिमा खंडित भी हो सकती है, लेकिन ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास कभी पुराने नहीं होते। भक्त और भगवान का वो रिश्ता अटूट ही रहता है। लेकिन सोचिए, जिस ईश्वर से हम खुद के लिए दुनिया भर की खुशियाँ, गाड़ी, शोहरत और सेहतमंद रहने का आशीर्वाद मानते हैं, उनकी मूर्ति या तस्वीर घर में पुरानी हो जाए तो उन्हें रास्ते, मंदिरों के आसपास, दीवारों पर या फिर किसी ऊंची जगह पर लावारिस छोड़ने में भी कोई संकोच नहीं करते। जाहिर है, इस सोच को किसी भी तरीके से उचित ठहराया नहीं जा सकता। यही वजह रही कि आस्था और श्रद्धा के प्रतीक इन पुरानी मूर्तियों, चित्र और खंडित प्रतिमाओं को उनका उचित स्थान और सम्मान दिलाने के लिए दिल्ली में एक महिला खास मुहिम पर निकली हुई है। देवताओं को जब हम अपने घर में लेके आते हैं तो बड़ी धूमधाम से लाते हैं। कभी कभी तो ढोल नगाड़ों के साथ अपने घर के मंदिर में किसी मूर्ति की स्थापना करते हैं। लेकिन जब कभी किसी भी वजह से इन्हें घर से विदा करना होता है तो विदाई बड़ी दुखदाई होती है। कई बार तो उन्हें किसी नदी के गंदे पानी में प्रवाहित कर देते हैं, तो कई लोग पीपल या बरगद के बड़े पेड़ के नीचे यूं ही मूर्तियों को रखकर चले आते हैं। लेकिन ये बात ठीक नहीं है और कई लोग देवताओं के उन मूर्तियों को इस तरह से लावारिस रखा देखकर दुखी होते हैं। दिल्ली की एक ऐसी ही महिला इन तस्वीरों को देखकर दुखी हुई और फिर उसने वो काम करने की ठानी जो कई लोगों के लिए आज नसीहत बन चुकी है।
प्रीति सिंह के लिए भगवान के इन पुराने प्रतीकों को लेकर श्रद्धा और स्मृतियाँ अमूल्य हैं। वो मानती हैं कि इनके प्रति सम्मान बनाए रखना हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक जिम्मेदारी है। प्रीति साल 2004 से इस नेक काम में जुटी हैं। घरों, दुकानों से बाहर जहां तहां पड़ी ऐसी मूर्तियों को इकट्ठा कर उनकी साफ सफाई करते हुए पूरे विधि विधान के साथ विसर्जन करती हैं। वहीं तस्वीरों के अलग अलग पार्ट्स निकालकर रिसाइकलिंग भी करवाती हैं। पहले अपने क्षेत्रों से, आप क्षेत्र के बाहरों से भी उठाती हूँ और उठाकर इनको एकत्रित करती हूँ। जहाँ हमारा देव स्थान है वहाँ पे इनकी बाकायदा छटाई होती है, उसके बाद धुलाई होती है। धुलाई होने के बाद फिर ब्राह्मण पूजन के साथ बाकायदा जो मिट्टी की हैं वो हमारी नेचर्स की हैं, तो वो मिट्टी की हैं वो मिट्टी में मिल जाती हैं विसर्जन के बाद। कुछ होती हैं जो भूमि विसर्जन उनका होता है, भूमि विसर्जन की जाती है। प्रीति सिंह की ये कोशिश दर्शा रही है कि प्रतिमा भले ही खंडित हो जाए, तस्वीरें फीकी पड़ जाएं, लेकिन श्रद्धा की रोशनी कभी धुंधली और खंडित नहीं होती। यही वजह है कि प्रीति सिंह के इस सराहनीय काम को दिल्ली सरकार का साथ मिला है। इसके तहत आने वाले वक्त में राजधानी में कई कलेक्शन सेंटर्स बनाए जाएंगे। उम्मीद है आम लोग भी प्रीति सिंह की इस मुहिम से जुड़ेंगे, अपनी धार्मिक जिम्मेदारियों को समझेंगे। ये पहली मुहिम प्रीति जी की थी और आज उनकी उस मुहिम को सरकार का भी साथ मिल रहा है। उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले वक्त में हमें कहीं भी ना तो किसी गंदे पानी में किसी मूर्ति को विसर्जित करना पड़ेगा और ना ही किसी पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे हम अपने देवताओं को रखा हुआ देखेंगे, क्योंकि इसका एक बड़ा सोल्यूशन अब दिल्ली सरकार भी लेकर आ रही है। दो जुड़वा भाई जिन्होंने कोटा में 3 साल तक मेहनत की। लक्ष्य था IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस में दाखिला। मेहनत के बल पर दोनों भाइयों की अच्छी रैंक आई। एक को IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस में दाखिला मिल रहा है, मगर दूसरे की रैंकिंग की वजह से मनचाहा कोर्स नहीं मिल पा रहा था। फिर बड़े भाई ने अपने छोटे भाई के लिए IIT बॉम्बे जाने का फैसला छोड़ दिया। देखिए, अब ये दोनों भाई IIT मद्रास में पढ़ेंगे। सुनने में जो कहानी है काफ़ी फिल्मी लग रही होगी आपको, मगर ये 100% सच्ची बात है, सच्ची कहानी है। ओडिशा के रहने वाले दो भाइयों ने साथ में पढ़ने के लिए IIT बॉम्बे जाने का अपना सपना ही छोड़ दिया। अब इनके भाईचारे की चारों ओर चर्चा हो रही है। कोटा शहर का नाम सुनते ही आंखों के सामने एक तस्वीर उभर आती है। देर रात तक चलते कोचिंग सेंटर, हॉस्टल की बालकनीज में किताब लिए बैठे छात्र और चेहरों पर सपनों की चमक। इसी कोटा में पढ़े ओडिशा के जुड़वा भाइयों ने सफलता की एक अलग मिसाल पेश की है। महरूफ और मसरूर ने JEE एडवांस्ड में न सिर्फ शानदार रैंक हासिल की, बल्कि भाईचारे की ऐसी कहानी भी लिख दी जिसकी चर्चा हर तरफ है। तो मैंने अपने भाई के साथ ही पढ़ने का डिसीजन लिया, क्योंकि बचपन से ही हम दोनों साथ साथ पढ़ते आए। तो अभी हॉस्टल में भी एक साथ ही कंटिन्यू करना चाहते थे पढ़ना, तो हमने IIT मद्रास से कंप्यूटर साइंस करने का डिसीजन लिया। वायुओं की महरूफ की JEE एडवांस्ड में ऑल इंडिया रैंक 32 आई। इस रैंक के साथ IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस ब्रांच उनके हाथ में थी। ये वो चांस था जिसके लिए लाखों बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन महरूफ का दिल कुछ और ही कह रहा था। उनके भाई मसरूर की ऑल इंडिया रैंक 169 आई थी, जिससे IIT बॉम्बे की अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही थी। महरूफ ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने भाई के लिए IIT बॉम्बे की सीट छोड़ी। दोनों ने फैसला लिया कि वो IIT मद्रास में साथ में कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे। इनके परिवार के लिए ये सिर्फ कामयाबी नहीं, बल्कि गर्व का पल है। इनके पेरेंट्स का कहना है कि दोनों भाइयों ने रिश्ते को करियर से ऊपर रखा और एक दूसरे की मदद करना हमेशा उनकी सबसे बड़ी ताकत रही है। अब दोनों IIT मद्रास में कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे, एक ही हॉस्टल और एक ही क्लास में रहकर एक ही सपने को जिएंगे। कोटा से चेतन गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गर्मी के दौरान इंसान के साथ पशु पक्षी भी प्यासे हैं, तो ऐसे में हर कोई अपने अपने स्तर से इन बेजुबानों के लिए पानी का इंतजाम कर रहा है। प्यासे पंछियों के लिए कुछ ऐसे इंतजाम राष्ट्रपति भवन में भी किए गए हैं। यहाँ अमृत उद्यान और राष्ट्रपति भवन के दूसरे स्थानों पर उनके लिए पानी के बर्तन रखे गए हैं, ताकि ये पंछी इस गर्मी में राहत और देखिए, आज मौसम सुहावना। अगर किसी ने कहा है कि अगर मुझे थोड़ी सी मोहलत मिलती तो मैं घर से चाय ले आती, वैसे कल का ऑप्शन है आपके पास। कल भी मौसम विभाग की यही प्रेडिक्शन। कल हमने दूसरा प्लान भी करना है वैसे, इफ यू ऑल एग्री। सरप्राइज है आपके लिए, तो आइएगा जरूर शाम 5 बजे चाय पर।